This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from internet which available for public. दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि इंसान कभी कभी शैतान का रूप ले लेता है। दोस्तों यह बात कहीं ना कहीं बिल्कुल सही भी है। आज मैं आप सबको एक ऐसे ही हैवान की स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जिसने करीब 14 लोगों का बिना वजह के कत्ल किया और कत्ल करने के बाद इंसानी दिमाग का सूप बना के पिया। दोस्तों ये एक आदमखोर की कहानी है जिसे दुनिया ही नहीं बल्कि जज ने भी अपने जजमेंट में इस इंसान को आदमखोर कहा है। दोस्तों ये कहानी बिल्कुल रियल है। ये एक साइको सीरियल किलर की स्टोरी है। अगर आप दिल के मजबूत इंसान हैं तो ही आप इस वीडियो को देखें, वरना आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है सन 2001 में इलाहाबाद से। वहाँ के एक पत्रकार थे जिनका नाम था धीरेन्द्र सिंह। ये दैनिक अखबार में एक आज चैनल के चीफ रिपोर्टर थे। एक दिन वो घर से ऑफिस नहीं लौटते। जब वो घर नहीं लौटते तो घर वाले परेशान होते हैं। घर वाले धीरेन्द्र सिंह को कॉल करते हैं लेकिन मोबाइल बंद बताता है। घर के लोग सोचते हैं कि कई बार धीरेन्द्र सिंह को काम के सिलसिले में बाहर रुकना पड़ता था, तो घर के लोग ज़्यादा चिंता नहीं जताते। अब एक दिन बीत जाती है। अब दूसरे दिन भी धीरेन्द्र सिंह का कोई पता नहीं चलता। अब घर वाले परेशान हो जाते हैं। घर वाले ऑफिस में भी कॉल करते हैं। ऑफिस के लोग बताते हैं कि वो तो कब का यहाँ से चले गए। अब घर के लोग परेशान हो जाते हैं। अब धीरेन्द्र सिंह को गायब हुए करीब 48 घंटे हो चुके थे। अब अगले ही दिन घर वाले पुलिस स्टेशन में जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते हैं। अब ये एक बात पत्रकार की थी तो पुलिस वाले भी इस केस को सीरियस लेते हैं और जांच शुरू करते हैं। पुलिस हर वो जगह धीरेन्द्र सिंह की तलाश करती है जहां वो जा सकते हैं, लेकिन धीरेन्द्र सिंह का कोई पता नहीं चलता। बहुत जांच पड़ताल करने के बाद भी पुलिस को कोई क्लू नहीं मिलता। पुलिस वाले परेशान हो जाते हैं। अब पुलिस धीरेन्द्र सिंह के कॉल डिटेल्स निकालती है तो पता चलता है जो आखिरी कॉल है करीब रात 12 बजे धीरेन्द्र सिंह ने किसी लैंडलाइन नंबर पर कॉल किया था और धीरेन्द्र सिंह के मोबाइल पे भी वापस कॉल उसी लैंडलाइन नंबर से आई थी। जब पुलिस उस लैंडलाइन नंबर का पता लगाती है तो पता चलता है कि ये जो नंबर है किसी फूलन देवी के नाम पर रजिस्टर्ड है, जो कि इलाहाबाद में एक नैनी जगह है और वहाँ की वो ग्राम सभा की एक सदस्य है। ये कॉल वहीं से आई है। अब पुलिस की टीम फूलन देवी के घर पहुंचती है और फूलन देवी से पूछताछ करती है तो फूलन देवी बताती है कि मैं किसी धीरेन्द्र सिंह को नहीं जानती हूं, ना मैंने कोई कॉल किया। अब पुलिस फूलन देवी के पति से पूछताछ करती है। अब इस कहानी में एक और कैरेक्टर आता है, फूलन देवी का पति, जिसका नाम राम निरंजन था। पुलिस राम निरंजन से पूछताछ करती है तो राम निरंजन बताता है कि हाँ मैं धीरेन्द्र सिंह को जानता हूँ, मेरी बीवी ग्राम सभा की सदस्य है और न्यूज़ रिपोर्टिंग के सिलसिले में अक्सर धीरेन्द्र सिंह से बात होती रहती है और 3 से 4 दिन पहले ही धीरेन्द्र सिंह से बात हुई थी। फिर उसके बाद मेरी कोई बात नहीं हुई। अब पुलिस की टीम पूछताछ करके वापस चली जाती है। पुलिस फिर छानबीन में लग जाती है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता और इसी बीच पत्रकार लोगों ने धरना प्रदर्शन स्टार्ट कर दिया। अब पुलिस पर दबाव बढ़ने लगा। अब पुलिस धीरेन्द्र सिंह को जल्द से जल्द ढूंढना चाहती थी। अब इस केस के जो आईओ ऑफिसर थे उन्होंने सोचा कहीं ना कहीं हमसे कुछ छूट रहा है। जब ध्यान से इस केस पर नज़र डाली तो अचानक एक बात याद आई और वो फ़ोन कॉल जो कि धीरेन्द्र सिंह ने करीब रात 12 बजे राम निरंजन से बात की थी। पुलिस को एक बात हैरान कर रही थी और वो ये कि आखिर धीरेन्द्र सिंह रात 12 बजे राम निरंजन को कॉल क्यों किया और ऐसे जगह पर जहाँ के लोग करीब 8 से 9 के बीच सो जाते हैं। गांव के एरिया में अक्सर लोग जल्दी सो जाते हैं और वो टाइम ठंड का था तो लोग और भी जल्दी सो जाते थे। पुलिस सोचती है कि अगर धीरेन्द्र सिंह को कोई तकलीफ़ थी तो वो अपने घर पे कॉल करता या अपने दोस्त या अपने ऑफिस में कॉल करता। अब पुलिस के कान खड़े होते हैं। अब पुलिस चुपके से राम निरंजन की कुंडली खंगालना स्टार्ट करती है तो पता चलता है कि ये जो राम निरंजन है ये एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ड्राइवर है। और पुलिस को एक अजीब बात पता चलती है और वो ये कि जो फूलन देवी है उसका शादी से पहले कुछ और नाम था और शादी के बाद राम निरंजन ने उसका नाम बदल दिया। राम निरंजन के 2 बेटे हैं, एक का नाम अदालत
और दूसरे का नाम जमानत। पुलिस को यह बात बड़ी अजीब लगती है। पुलिस सोचती है कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। पुलिस की टीम फिर एक बार राम निरंजन के घर पहुंचती है और इस बार राम निरंजन से पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है। पहले तो राम निरंजन पुलिस को इधर उधर घुमाते रहता है। अचानक वो बोलता है कि मैं बताऊंगा, लेकिन आप एक वादा करो कि मुझे कुछ नहीं करोगे, मुझे छोड़ दोगे, और मेरी एक शर्त है, मुझे एक कटोरी दाल पीनी है। पुलिस की इसके बात अजीब लगती है, लेकिन पुलिस को ये केस जल्द से जल्द सोल्व करनी थी, तो शर्त कोई बड़ी नहीं थी मगर अजीब थी। पुलिस राम निरंजन को दाल पिलाती है और उसके बाद राम निरंजन पुलिस को कहता है आप मेरे साथ चलो, और राम निरंजन पुलिस को एक फार्म हाउस पे ले जाता है। और वहाँ जाने के बाद राम निरंजन जो बोलना स्टार्ट करता है तो पुलिस के होश उड़ जाते हैं। अब यहाँ से शुरू होती एक हैवान की स्टोरी। राम निरंजन पुलिस को बोलता है ये जो जगह है ये राजा कलंदर का है, वो इस दुनिया का सबसे तेज इंसान है, उसके इतना इस दुनिया में इंटेलिजेंट कोई नहीं है। अब पुलिस चौंकती है। अचानक पुलिस को पास में ही पड़ी हुई एक बोरी पे नज़र पड़ती है, तो पुलिस पूछती है इसमें क्या है। तो राम निरंजन उस बोरी में हाथ डालकर जब निकालता है तो पुलिस के होश उड़ जाते हैं। वो एक कटा हुआ सर निकालता है। पुलिस पूछती है ये किसका सर है, तो राम निरंजन बोलता है ये एक श्रीवास्तव जी का है। फिर राम निरंजन दूसरी बार हाथ डालकर फिर एक कटा हुआ सर निकालता है। पुलिस पूछती है ये सब क्या है, तो राम निरंजन बोलता है ये सब राजा कलंदर ने किया है, वो बहुत दिमाग का तेज इंसान है, और ये जो जगह है यहाँ पे राजा कलंदर अपनी अदालत लगाता है और यहीं पे सुनवाई करता है और सजा भी देता है। अब राम निरंजन एक पास में ही पेड़ था, पुलिस को पेड़ के तरफ लेकर जाता है तो पुलिस की हवा खराब हो जाती है। दरअसल पेड़ पे कटे हुए सर लटकी हुई थी, इंसानी खोपड़ियाँ लटकी हुई थी जो कि पेंट की हुई थी, और उस पर जाति के नाम लिखे हुए थे जैसे मुस्लिम, हिंदू, कायस, यादव। अब पुलिस के होश खराब हो जाते हैं। अब पुलिस राम निरंजन से पूछती है धीरेन्द्र सिंह कहाँ है। राम निरंजन बोलता है राजा कलंदर ने उसको भी सजा दी और मार कर यहाँ से दूर उसकी लाश फेंक दिया। पुलिस बोलती है हमें वहाँ लेकर चलो। राम निरंजन पुलिस को वहाँ लेकर जाता है तो सच में वहाँ एक लाश मिलती है और वो लाश धीरेन्द्र सिंह की ही थी। अब यह साबित हो गया था कि धीरेन्द्र सिंह की मौत हो गई है। अब पुलिस राम निरंजन से पूछती है ये बताओ ये राजा कलंदर कौन है। जब ये पुलिस पूछती है तो पता चलता है राजा कलंदर कोई और नहीं बल्कि राम निरंजन ही राजा कलंदर है। ये उसके दिमाग का वहम था, वो अपने आप को राजा मानता था, इसीलिए उसने अपने दोनों बेटे का नाम, एक का नाम अदालत और दूसरे का नाम जमानत रखा था। जब पुलिस राम निरंजन के घर की तलाशी लेती है तो वहाँ से पुलिस को एक डायरी मिलती है जिसमें करीब 14 नाम थे, जिसमें पहला नाम कालीराम श्रीवास्तव जी का और आखिरी नाम था वो धीरेन्द्र सिंह का था। अब पुलिस राम निरंजन से पूछताछ करती है तुमने कितने कत्ल किए और क्यों किए, तो राम निरंजन बोलता है मैंने करीब 30 कत्ल किए हैं और मैंने ये सब कत्ल अपने दिमाग को तेज करने के लिए किए, क्योंकि मैं बचपन से ये सुनता आ रहा हूँ कि तेज़ दिमाग के लोगों की इस दुनिया में बहुत इज्जत मिलती है। इसीलिए मैंने जितने भी लोगों का कत्ल किया वो सब दिमाग के बहुत तेज़ और ज़हीन लोग थे, और मैं उन लोगों का कत्ल करने के बाद उनके दिमाग का सूप बना के सुबह सुबह पीता था ताकि मेरा दिमाग तेज हो। अब पुलिस पूछती है कि तुमने धीरेन्द्र सिंह को क्यों मारा, तो वो बताता है कि धीरेन्द्र सिंह को कहीं ना कहीं मेरे बारे में कुछ भनक लग गई थी, इसलिए मुझे डर था कि कहीं वो मेरी पोल ना खोल दे। इसलिए मैंने उसको एक रात अपने फार्म हाउस पे बुलाया और मैंने उसको आग के सामने बैठा दिया और मैंने बोला मैं अभी आता हूँ, और उसके बाद मेरा साला वत्सराज पीछे से आकर देसी कट्टे से गोली मारी, फिर उसके लाश को टुकड़े टुकड़े करके हमने फेंक दिया। दोस्तों आखिर में धीरेन्द्र सिंह के कातिल पकड़ा जाता है, एक आदमखोर पकड़ा गया। राम निरंजन और उसके साले वत्सराज को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाती है, यानी मरते दम तक वो जेल में ही बंद रहेंगे। दोस्तों ये स्टोरी बिल्कुल रियल है और ये एक इलाहाबाद में घटी हुई है 2001 में।